फोटो पीरियोडिक नेम से आपको इंडिकेट है, फोटो मीन्स फोटोन या लाइट, एंड पीरियोडिक इज ड्यूरेशन, टाइम। ओके, तो लाइट के ड्यूरेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है फ्लावरिंग पे, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। फोटो पीरियोडिज्म, ओके, it has been observed that some plants require a periodic exposure to light to induce flowering. It is also seen that such plants are able to measure the duration of exposure to light. प्लांट में खुद ही सेंस करने के लिए वहां पे जो केमिकल है वो सेंस कर सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन की उनको लाइट मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग उनकी फिजियोलॉजी कैसे वर्क कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, सम रिक्वायर द एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, ये ध्यान रखना है आपको, while others must be exposed to light for a period less than this critical duration before the flowering is initiated in them. Before वाला टर्म भूलना नहीं है, ठीक है, फ्लावर बनने के बाद नहीं होगा ये, फ्लावरिंग जब शूट मेरिस्टेम फ्लावर मेरिस्टेम में कन्वर्ट होता है उसी टाइम ये भी इंडक्शन होगा। द फॉर्मर ग्रुप ऑफ प्लांट आर कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट, मतलब जो क्रिटिकल से हाई है वो लॉन्ग डे हो गए, while the latter one are termed as short day plant, जो क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम है उससे कम जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट डे प्लांट। द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, इट डिपेंड्स। आपके चारों तरफ भी जो आपने फूल वगैरह लगा रखे होंगे आप उनको सेंस कर सकते हो, किसी का समर में फ्लावर आ रहा होगा, किसी का विंटर में फ्लावर आ रहा होगा, किसी का समर विंटर हमेशा फ्लावर लगा रहता है, किसी का फ्लावर का साइज अलग अलग आ रहा होगा सीजन में। इस तरीके के आपको स्पीसीज टू स्पीसीज वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ओके, there are many plants, however, where there is no such correlation between time period of light and exposure of light. उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, हाँ लेकिन लाइट रिक्वायर्ड है, ड्यूरेशन पे डिपेंडेंट है, उनको क्या कह देंगे, डे न्यूट्रल प्लांट्स। ओके, एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग रिस्पॉन्स सच प्लांट्स आर कॉल्ड डे न्यूट्रल। तो अभी हम ऐसे बोले क्रिटिकल ड्यूरेशन, शॉर्ट नोट्स यहां से देखो कैसे बनेगा, क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ओके, इससे अबव है, फ्लावरिंग हो रही है, प्लांट कौन से हो गए, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है, एलडीपी को, इससे बेलो है एंड फ्लावरिंग इंडक्शन हो रहा है, फ्लावर बन रहे उसमें, तो उनको क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, एसडीपी, एलडीपी, एसडीपी, ठीक है। फिर थर्ड क्या आ गया, नॉट अफेक्टेड या नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट ड्यूरेशन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट ड्यूरेशन और फ्लावरिंग हो रहा है उस केस में क्या हो गया, वो डे न्यूट्रल प्लांट, टीएनपी। आई बात समझ में, ये समरी हो गई यहाँ की, एलडीपी, एसडीपी एंड टीएनपी, ठीक है। लाइट का effect on flower, it is photoperiodism, okay, and critical duration different for different species. ये पैराग्राफ आपका कन्वर्ट हो गया फ्लो चार्ट, ठीक है बेटा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। एनसीईआरटी में इससे बहुत ज्यादा बातें नहीं की हुई है, लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है और उसको समझना है। पीवाईक्यूज में आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे, अभी 2015-16 के रेंज में भी क्वेश्चन आए हैं, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते कुछ मैकेनिज्म को कि इसके पीछे हो क्या है। ओके, ये इमेज है लॉन्ग डे, क्रिटिकल के ऊपर
अबव में फ्लावरिंग हो रहा है तो लॉन्ग डे है। देखो अबव में फ्लावर है, बेलो में फ्लावर नहीं। ओके, ये शॉर्ट डे है तो बेलो में फ्लावर है, अबव में फ्लावर नहीं है। डे न्यूट्रल, नॉट डिपेंडेंट। ओके बच्चों, अब इसमें जो पिगमेंट है या जो एक्टिव इसमें सब्सटेंस वर्क कर रहा है दैट इज फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम, क्रोमा मीन्स कलर, फाइटो मीन्स लाइट। ऐसा पिगमेंट जो लाइट पे डिपेंडेंट केमिकल को सिंथेसाइज कर रहा होगा, फ्लावरिंग को इंड्यूस करने में हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, फाइटोक्रोम्स आर ए क्लास ऑफ फोटोरिसेप्टर। ठीक है, लाइट को जो अब ये फोटोसिंथेसिस वाला रिसेप्टर नहीं, ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए लाइट को रिसीव कर रहा है। सनलाइट वही है जो आ रही थी फोटोसिंथेसिस के लिए, फंक्शन अलग हो गया। ठीक है बच्चे, इन प्लांट्स बैक्टीरिया एंड फंजाई यूज टू डिटेक्ट लाइट। ओके, दे आर सेंसिटिव टू लाइट इन द रेड एंड फार रेड रीजन। देखा था आपने विजिबल रीजन जब आपको दिखाया था मैंने, तो उसमें मैंने बताया था कि जोन है विब्ग्योर, फिर आर को भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जब आपने 680 और 700 का फिनोमेना देखा था तब भी हम लोगों ने ये बात की थी। ठीक है, तो रेड रेड वाली वेवलेंथ को तो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन उसी में रेड और फार रेड दो डिफरेंट टाइप के रीजन की बात है। ठीक है, इट इज अबाउट व्हाट, वेवलेंथ। समझ में आया? ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, रेंज क्या होता है विजिबल स्पेक्ट्रम का? 370 से 700 के अराउंड, जो भी आपको रीडिंग दिया है, कभी 400 700 देगा, कभी 390 410 भी देगा, तो जो आपको नियर बाय सबसे क्लोजेस्ट लगेगा वो आंसर है। विजिबल स्पेक्ट्रम and can be classed as either type 1 which are activated by far red light and type 2 which are activated by red। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? एक है पी आर, ठीक है, एक है पी एफ आर। ओके, पी एफ आर फॉर रेड वाला फाइटोक्रोम, पी आर रेड वाला फाइटोक्रोम। इन दोनों का कन्वर्जन हो, किसमें कौन फ्लावरिंग इंड्यूस करता है उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, फ्लावरिंग के लिए कौन चाहिए, पी आर चाहिए या पी एफ आर चाहिए? तो इसका फिनोमेना देखना है अभी। ये इमेज आपको समझ में आ रहा है? क्रिटिकल से अगर अबव गया तो फ्लावर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, क्रिटिकल से कम है, फ्लावरिंग हो रही है। क्रिटिकल से कम लाइट है लेकिन आपने आर्टिफिशियल लाइट उसको रात के टाइम दिया तो भी उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो ये क्या है, शॉर्ट। ओके, इसको इंटरमीडिएट लाइट की तरह आपको समझना है। फिर यहाँ पे क्रिटिकल से अबव है, फ्लावरिंग हो रही है, बेलो है, नहीं हो रही है। आर्टिफिशियल लाइट दिया मतलब क्रिटिकल से, क्रिटिकल के अबव तक आप आर्टिफिशियल लाइट दे दिया आपने उसको। अभी दिन क्या है, छोटा वाला ही है, लेकिन आपके आर्टिफिशियल लाइट की वजह से वहां पे इंडक्शन हो गया, फ्लावर बन। ओके, तो ये क्या है, लॉन्ग डे प्लांट। फाइटोक्रोम, एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फ्लावर तो बाद में बनता है, तो इसको सेंस अगेन आपकी लीफ ही कर रही है। लीफ में वो हार्मोन माना जाता है कि फ्लोरिजिन एक अलग हार्मोन है, अभी इस पे स्टडी चल रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ हाइपोथेसाइज्ड हार्मोन। ठीक है, ऐसा एज्यूम किया जा रहा है। उसकी सिंथेसिस होती है लीफ में, और वो जिस जगह पे फ्लावर बनना होता है, जहां बड बनना होता है, वहां वो मूव करके जाता है और वहां पे मेरिस्टेम को चेंज कर देता है। तो शूट मेरिस्टेम कन्वर्टेड टू फ्लावर मेरिस्टेम, एंड देन वहां पे जब सेल डिवाइड करेगी मेरिस्टेम, अब जो परमानेंट सेल बनेगी वो फ्लावर को डेवलप करने में हेल्प करे, फ्लावर के 4 रिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है बच्चा, तो इसका इंडक्शन तो लीफ में ही होता है, ये क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, लीफ में ही इंडक्शन हो। ओके, अब फाइटोक्रोम सिंथेसाइज विद इन लीव्स ऑफ प्लांट, लाइट सेंसिटिव रीजन ऑफ फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम अपने आप में एक केमिकल है, रिसेप्टर है, तो उसमें कोई एक रीजन होगा, कोई एक ऐसा चेन होगा जिससे वो एक्टिव हो रहा है, तो वही लिखा हुआ है लाइट सेंसिटिव रीजन। लाइट लीड्स टू कन्फर्मेशन चेंज, इनएक्टिव फॉर्म में जब तक है, देखो हर टाइम तो फ्लावर क्यों नहीं आया, इसका मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में रहा होगा। फिर जब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा उसके बाद फ्लावर इंड्यूस हुआ होगा। ठीक है, तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ उसका, एंड फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स से फ्लावर, फ्रूट राइपनिंग, सीड प्रोडक्शन, लीफ ड्रॉप, सेमेसन,
ये सारी चीजें लिखती है और इस सब में फाइटोक्रोम का रोल होता है। आपको फ्लावरिंग के रिस्पेक्ट से इस पोर्शन में पढ़ना है। ओके बच्चे, एंड धीरे धीरे वो क्या होगा, डिग्रेड हो जाता है। इसलिए आपको किसी भी प्लांट में फ्लावर वाला फेस एक रेगुलर इंटरवल पे सीजनल इस तरीके से दिखता है, जबकि लीफ वाला फेस आपको, अगर वो डेसिडुअस प्लांट नहीं है, उसमें पतझड़ नहीं आ रहा है, तो एक टाइम तक पूरा हर मतलब 12 महीने आपको प्लांट के ऊपर लीफ दिखेगी। उसकी ग्रीन कैसा वो है, उस स्ट्रक्चर में चेंज है। ठीक है, कभी नई लीफ दिखेगी तो यंगर लीफ दिखती है आपको, कभी ओल्ड लीफ दिख रही है तो वो डार्क कलर की हो जाए। इस तरीके के वेरिएशन आपको दिखे। अब आपको ये फ्लो चार्ट रखना है सबको ध्यान में। ठीक है, जब दिन की रोशनी है तो दैट इज रेड लाइट, आप उसको बोल रहे हो, और ये क्या करता है, बिल्डअप करता है पीएफआर का फॉर्मेशन करेगा। अगर पीआर है तो वो पीआर पीएफआर में फॉर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फाइटोक्रोम रेड फाइटोक्रोम फॉर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तब दिन की लाइट में। ठीक है, एंड पीएफआर लॉन्ग डे प्लांट में फ्लोरेशन को एक्टिवेट करता है। दिस इज हाइपोथेसाइज्ड हार्मोन एंड इट इंड्यूस द फ्लावर। एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना, पीएफआर फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है लॉन्ग डे प्लांट। और रात के टाइम जो आपका अर्थ के सरफेस पे दिन भर में लाइट एब्जॉर्ब हुई है, उस एब्जॉर्ब लाइट रात को अर्थ रिफ्लेक्ट करती है, रिलीज करती है। ठीक है, तो जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पे आप इस चीज को फील कर सकते हैं। जब आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी वाला ह्यूमिडिटी वाला टाइम चलता है, तो आप रात के टाइम थोड़ा सा एक हीट निकल रहा है इस तरीके का फील आता है। ओके, या आपने दिन के टाइम की बात देखी होगी, आप रोड पे चलते हो तो आपको थोड़ी दूर पे पानी लगता है कि वहां पे पानी है। क्या आप ऐसे देखोगे, कार वगैरह में आप बैठे हो, बाइक पे बैठे हो, तो आप देखोगे तो रोड पे डिस्टेंस पे आपको पानी दिखेगा या स्टीम जैसा दिखेगा कि कुछ वहां पे ऊपर की तरह निकल रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो जगह पास आएगी आपको प्लेन रोड दिखता है, ऐसा कुछ रहता नहीं। क्यों? क्योंकि वहां से हीट एब्जॉर्ब रिलीज हो रही हो। ओके, उसकी वजह से वो एक अपीयरेंस दिखता है। ठीक है, तो रात के टाइम में क्या हुआ कि फॉर रेड कन्वर्टेड टू फाइटोक्रोम रेड में। ठीक है, फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या हो गया, शॉर्ट डे प्लांट में फिर ये इंड्यूस करेगा, फ्लोरेजन को एक्टिवेट करेगा और फ्लावरिंग। ओके, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डार्कनेस में ये प्रोसेस स्लो होती है एंड फॉर रेड लाइट फास्ट कन्वर्जन को शो करता है। ठीक है बच्चा, समझ में आया ये? तो एक ही पिगमेंट है, वो फॉर रेड में कन्वर्ट हो रहा है और रेड में कन्वर्ट हो, दिन में और रात में अलग अलग कन्वर्ट। तो मुझे चेक करने दो उल्टा क्यों लगा। ठीक है, ठीक है, तो रोल ऑफ फोटोपेरियोडिस गार्नर एंड अलार्ड। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने डिस्कवर किया था, दे ऑब्जर्व दैट मैरीलैंड मैमोथ, इट इज अ वैरायटी ऑफ टोबैको प्लांट, could be made to flower in summer by reducing the light hours with artificial darkening. ठीक है, विंटर का प्लांट है, विंटर में फ्लावर आना चाहिए, लेकिन उसमें क्या हुआ कि आर्टिफिशियल डार्कनिंग को रिड्यूस करके उसमें समर में फ्लावर को इंड्यूस कर लिया गया। ठीक है बच्चा, इट कुड बी मेड टू रिमेन वेजिटेटिव इन विंटर बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा लाइट। और वेजिटेटिव कब कर दिया गया, विंटर के सीजन में आपने एक्स्ट्रा लाइट दिया तो वो बिहेव कैसे करेगा, लॉन्ग डे वाली कंडीशन को बिहेव करेगा। ठीक है, on the basis of length of photo period requirement of plants, the plants have been classified shortly. इसमें प्लांट के नाम आपको याद होना चाहिए बेटा, ये सब क्वेश्चन है जिसमें आपका शुगर केन इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने टोबैको का इस पे तो रिसर्च ही हुई है, डिस्कवरी ही हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, क्राइसैंथेमम इंपॉर्टेंट है, ज़ैंथियम से हार्मोन डिस्कवरी हुई थी इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से कुछ नाम आपको याद रहना चाहिए शॉर्ट डे और लॉन्ग डे का। ओके, शॉर्ट डे प्लांट मतलब विंटर प्लांट की बात हो रही है। दीज प्लांट इनिशिएट फ्लावरिंग व्हेन द डे लेंथ बिकम शॉर्टर देन अ क्रिटिकल पीरियड। मोस्ट ऑफ विंटर फ्लावरिंग प्लांट बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी।
समझ में कॉन्सेप्ट आ गया। एलडीपी में क्या होगा, लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक, विंटर में फ्लावरिंग नहीं होगा और क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा लाइट चाहिए इनको फ्लावरिंग के लिए, तो समर के डेज में इनमें फ्लावरिंग होगा। इसमें हेनबेन इंपॉर्टेंट है, वीट, लेट्यूस एंड लॉक्स पर मेज आपको इधर उधर पढ़ना है, इसलिए इनसे कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है। ये मैं सेंड कर दूंगी, नोट्स बना लें। डे न्यूट्रल में, डे न्यूट्रल का भी नाम याद रखना है, कॉटन, सनफ्लावर। सनफ्लावर आपको हर जगह याद है, इट इज इम्पोर्टेंट। मॉर्फोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, एनाटॉमी में भी आपने स्ट्रक्चर देखा है इसको, ठीक है, जेनेटिक्स में भी आएगा, ये ह्यूमन वेलफेयर में भी आएगा। तो सनफ्लावर आपको याद रखना है कि प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, और पी भी याद रखना है, जेनेटिक्स से सिर्फ है। ये क्या है, डे न्यूट्रल है। सम सारे पीस की वैरायटी नहीं डे न्यूट्रल होती है, ठीक है। क्रिटिकल ड्यूरेशन समझ में आ गया, ये भी हो गया। क्रिटिकल पीरियड, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा समझ, there may be critical duration or different for different plant. There are many plants however where there is so much, ये NCERT वाली है। Critical period, photo period is that continuous duration of light which must not be exceeded in short day plant and should always be exceeded in long day plant in order to bring them to flower. ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया हुआ, ये पहले का PYQ है। It is now also known that not only the duration of light period but that the duration of dark period is also of equal importance. ये भी NCERT में ही है। Hence it can be said that flowering in certain plants depend not only on a combination of light and dark exposure but also their relative duration. ये क्या कहना चाह रहा है, जब तुम SDP बोल रहे हो इसका मतलब वो लॉन्ग नाइट प्लांट है। जब तुम LDP बोल रहे हो इसका मतलब वो शॉर्ट नाइट प्लांट भी है। ओके, तो रिसर्चर आगे ये कह रहे हैं कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो लॉन्ग नाइट की वजह से भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन है और उसकी वजह से मतलब डे का ड्यूरेशन उनको कम चाहिए, तो आप ये भी कह सकते हो कि रात का ड्यूरेशन ज्यादा चाहिए, मतलब कन्वर्जन जो रात को हो रहा है वो भी उसमें रोल प्ले कर रहा है। तो अब मॉडर्न साइंस ये कह रहा है, और ये एरिया ऑफ रिसर्च है, ठीक है, मॉडर्न साइंस ये कह रहा है कि जो फ्लोरिजन है वो डिफरेंट में डिफरेंट तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट ड्यूरेशन एंड नाइट ड्यूरेशन बोथ। तो आप जिसको भी लॉन्ग डे प्लांट बोल रहे हो वो ऑटोमेटिकली क्या है, शॉर्ट नाइट प्लांट है, और जिसको आप शॉर्ट डे प्लांट बोल रहे हो वो ऑटोमेटिकली क्या है, लॉन्ग नाइट प्लांट, क्योंकि टाइम तो आपका दिन का 24 आवर ही है, उसको आप डे नाइट में मिक्स कर रहे हो, ठीक है, डिवाइड कर रहे हो, तो उस केस में वो वाइस वर्सा दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है बच्चा। लेकिन जब आप फोटो पीरियोडिक वर्ड यूज कर रहे हो तो इट इज रिलेटेड टू लाइट ड्यूरेशन, कितनी लाइट मिल रही है, इसलिए इसको प्रेफर करते हैं लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट। It is also interesting to note that while shoot apices modify themselves into flowering species prior to flowering, they, that is shoot apices of plant by themselves cannot perceive photoperiod. Okay. ओके मतलब ये क्या कह रहा है कि शूट एपाइसिस जब तक शूट ग्रोथ कर रहा था वो फ्लावरिंग एपाइसिस प्रियर टू फ्लावरिंग दे, दैट इज शूट एपाइसिस ऑफ प्लांट बाय देमसेल्फ कैन नॉट परसीव द फोटो पीरियड। दैट्स व्हाई वो आपने जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि लीव्स है, और ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी वाले से बात करते हैं। अभी हम तुम्हें थोड़ा फिनोमिना में ही कुछ और बताना चाह रहे हैं। ये समझो, photoreceptor, the chemical which perceives the photoperiodic stimulus in leaves is phytochrome. The wavelength of light are absorbed by the leaves. हर लाइन क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा। This become evident by the fact that defoliated मतलब लीव्स को अगर आप रिमूव कर दोगे तो उस प्लांट में फ्लावर नहीं लगेगी। समझ में आया ये लाइन? दिस इज क्वेश्चन। क्योंकि सेंस किससे किया था, उसने एब्सॉर्ब किया है, फाइटोक्रोम प्रेजेंट कहाँ है, लीफ में, तो इंडक्शन तो लीफ ही करा है। तो अगर डिफोलिएटेड कर दोगे प्लांट में तो उसमें फ्लावर नहीं लगेगा, जो फोटो पीरियोडिक्स पे डिपेंडेंट है। प्रेजेंस ऑफ इवन अ सिंगल लीफ, ये भी इंपॉर्टेंट है,
लीफ को ऐसा नहीं होना है कि वो स्प्रिंग सीजन चल रहा हो। दैट्स वाई आपको कभी कभी देखेगा बहुत ऐसे जैसे वो गुलमोहर गुलदावदी ये सब है, तो उसमें आपको लीफ पतझड़ जैसा दिखेगी लेकिन उसकी बेल लटक रही होगी, फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस उसमें लगा होता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ लीफ, नंबर ऑफ लीफ कम रहेंगी तो भी वो सफिशियंट अमाउंट ऑफ फ्लोरिजन को फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है? is sufficient to receive required amount of photoperiod. Partially mature leaves are more sensitive to light, while very young or mature leaves are much less sensitive to photoperiodic induction. ये ध्यान रखना, partially मतलब ग्रोइंग लीफ ज्यादा इंडक्शन को शो कर, partially developed leaf. ओके, इसमें कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोरिजन, अगर आप हाइपोथेसिस हार्मोन की बात करें वो इंक्रीज रहेगा कंपेयर टू मैच्योर, मैच्योर में भी कम रहेगा एंड यंग में भी कम रहेगा। डिफोलिएशन का फिनोमिना याद रखो, ये सब क्वेश्चन है बेटा जो पहले आएंगे। ओके, अगेन अपन वेवलेंथ की बात कर लेते हैं। 660 680 वो जो रेंज आप बोलते हो दैट इज रिलेटेड टू रेड। ओके, एंड उसके आगे जब बोलते हो फार, थोड़ा सा दूर, फार मतलब दूर, दूर जो रहेगा वेवलेंथ, लेकिन रेड के ही विब्ग्योर में रेड वाले पोर्शन में है दैट इज फार रेड। तो 730 720 इस तरीके से रीडिंग आएगी, तो वो फार रेड। एंड फार रेड किसमें इंड्यूस कर रहा है? एलडीपी में। एंड रेड किस में इंड्यूस कर रहा है? एसडीपी। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो जो आपका फाइटोक्रोम रेड है वो एब्सॉर्ब कर रहा है सनलाइट को एंड चेंजेस हो रहा है पीएफआर में, फॉर रेड में, और इसके लिए उसको लॉन्ग डे प्लांट बोल दिया आपने। ठीक है, रात के टाइम में क्या हो रहा है? फॉर रेड एक्सपोज टू जो रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, उसमें वो कन्वर्जन करेगा किसमें? फॉर रेड में। ठीक है, जो लाइट निकलती है, एब्जॉर्ब लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है रात के टाइम, वो फॉर रेड वाली वेवलेंथ की होती है, और उस टाइम फॉर रेड कन्वर्टेड इनटू फाइटोक्रोम रेड। इज इट क्लियर? एक्सपोज टू फॉर रेड लाइट, टोटल डार्क होना चाहिए, रात की बात हो रही है, चेंजेस स्लोली इनटू फाइटोक्रोम रेड। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इनएक्टिव फॉर्म अगर लॉन्ग डे प्लांट के लिए बात किया जाएगा तो क्या रहेगा? फाइटोक्रोम रेड। और एक्टिव फॉर्म बोला जाएगा तो फाइटोक्रोम फॉर। शॉर्ट डे प्लांट के लिए बोला जाएगा तो एक्टिव फॉर्म, एक्टिव नहीं है एक्चुअली, उसमें इसका इनएक्टिव होना ही फ्लावरिंग को इंड्यूस कर रहा है। तो एक्टिव फॉर्म और इनएक्टिव फॉर्म तो आपको यही याद रखना है, लेकिन फ्लावर का इंडक्शन क्या कर रहा है वो दोनों में डिफरेंट है। मतलब फाइटोक्रोम रेड इंड्यूस कर रहा है फ्लावरिंग को शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, मतलब जितना कम उसका कन्वर्जन होगा फॉर रेड में, लाइट का ड्यूरेशन कम पड़ेगा, उतना उसमें फ्लावरिंग का इंडक्शन हो। इज इट क्लियर? तो अगर फाइटोक्रोम का एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म पूछता है तो देन आंसर इज फाइटोक्रोम रेड इज इनएक्टिव एंड फॉर रेड इज एक्टिव फॉर्म। ठीक है, इट इज लाइक अ चार्ज, लाइट को एब्सॉर्ब किया और चार्ज हो गया। तो ये दिन वाला ही हो सकता है, तो दिन में क्या कन्वर्जन हो रहा है? फाइटोक्रोम रेड से फाइटोक्रोम फॉर रेड का कन्वर्जन। ठीक है बच्चा? कोई बात है, चलिए इसको इसकी ये अपलोड करते biologically active form and is responsible to initiate a number of physiological process such as elongation of stem and leaf, plastid morphology, प्रोटोप्लास्ट से प्रोप्लास्टिड से प्लास्टिड का कन्वर्जन, उसको भी डिफाइन करता है। डिफरेंशिएशन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का जो डिफरेंशिएशन हो रहा है एपिडर्मल सेल में, सीड जर्मिनेशन एंड फोटोपीरियोडिज्म एंड ट्रांसपिरेशन। तो आप यहाँ पे रिस्पेक्ट में किसके देख रहे हो? फोटोपीरियोडिज्म। लेकिन इसके अलावा भी फाइटोक्रोम जो एब्सॉर्ब कर रहा है लाइट को, उससे डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं, फिजियोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट हो रही है। ओके बच्चा, तो ये थोड़ा लिस्ट भी आपको रखना है। इस फोटोपीरियोडिज्म क्या हो गया? वही कॉन्सेप्ट है कि जब हम शॉर्ट डे प्लांट बोल रहे हैं तो वो लॉन्ग डे प्लांट नहीं है। ओके,
स्कोटो, स्कोटो एक्टिव पहले आया, स्टोमेटा, फोटो एक्टिव, स्टोमेटा, स्कोटो एक्टिव, स्टोमेटा। जो रात में ओपन हो रहे हैं उनको अपन ने स्कोटो एक्टिव बोला था, मतलब डार्क से रिलेटेड आपको वर्ड याद। When photoperiodism was discovered, the duration of the light period was thought to be critical for flowering. Subsequently, it was found that when the long night period was interrupted by brief exposure to light, the short-day plants failed to flower. ये सब आपको नोट्स नहीं बनाने, ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, एक इमेज बना लिया, शॉर्ट डे लॉन्ग डे समझ लिया, बस उतना ही आपके पोर्शन में सफिशिएंट है। और कन्वर्जन को समझ, कौन एक्टिव कर रहा है, कौन इनएक्टिव कर रहा है, कौन किसमें रिस्पॉन्सिबल है फ्लावर के लिए, कौन किसमें रिस्पॉन्सिबल। लेकिन यहाँ पे हम तुमको ये कवर कर दे रहे हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि जो शॉर्ट डे प्लांट होगा वो लॉन्ग नाइट प्लांट है, जो लॉन्ग डे प्लांट है वो शॉर्ट नाइट। ओके तो ये इंटरप्टेड वाला होगा। Thus for flowering these plants require a long night or critical dark period। जिस तरीके से आप क्रिटिकल डे पीरियड बोल रहे हैं लाइट का, उसी तरीके से आप कह सकते हो क्रिटिकल डार्क। ये भी डिफरेंट होगा डिफरेंट स्पेसीज के लिए। रात उस क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा है तो लॉन्ग नाइट हो गया, क्रिटिकल पॉइंट से कम है तो शॉर्ट नाइट हो गया। ठीक है, और वाइस वर्सा ऐसे ही चल रहा है। Rather than a short day length, similarly, long day plants respond to night shorter than the critical dark period. Curiously, they do not need an uninterrupted dark period. Therefore, a short day plant is also called long night plant, and long day plant is also called short night plant. ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ये ब्रेक दिया हुआ है, इट इज लाइक की इंटरमीडिएट। ओके, तो डे नाइट, डे और वाइट लाइट दे दिया गया, तो ये डे से ज्यादा का दिन इसको मिल रहा है, और ये आप समझ लो ये शॉर्ट डे प्लांट है। ओके, तो उसने ये फ्लावरिंग किया, जब इंटरप्टेड लाइट दिया तो फ्लावरिंग नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर रेड में कन्वर्ट हुआ, फ्लावरिंग है क्योंकि ये शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, तो लॉन्ग नाइट वाला इसमें फॉर रेड वाला कन्वर्जन ज्यादा चल रहा है और वो इंडक्शन कर रहा है फ्लावरिंग। लाइट इंटरप्ट कर दे, फ्लावरिंग नहीं होगा। लाइट इंटरप्ट की है, फ्लावरिंग नहीं होगा। रेड लाइट दिया है, व्हाइट लाइट दिया है, ये वेवलेंथ की बात। ठीक है, अब मतलब जो लाइट की क्वालिटी है उसकी बात हो रही है। देन फॉर रेड लाइट दिया, फॉर रेड लाइट अगर आपने आर्टिफिशियल दे दिया है तो इसका मतलब वो वर्क कर रहा है उसमें। जो फॉर रेड कन्वर्जन रेड के लिए चाहिए था वो वर्क वहां पे हो रहा है, इस वजह से ये लाइट की क्वालिटी दी हुई है अलग अलग, उससे उसमें फ्लावरिंग इंडक्शन हो गया। इंटरप्टेड था लेकिन लाइट उसमें फॉर रेड लाइट की जो उसको रिक्वायरमेंट थी, नेचुरल कन्वर्जन से भी वही हो रहा था, और आपने डायरेक्ट वही लाइट दी तो उसमें वो फ्लावरिंग को इंड्यूस कर देगा। ठीक है, यहाँ हम दो चीज बोल रहे हैं, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना। फॉर रेड लाइट है एंड फाइटोक्रोम फॉर रेड, फाइटोक्रोम की कंडीशन, ये रिसेप्टर की कंडीशन है। ओके, जब फॉर रेड लाइट पड़ रही है तो फाइटोक्रोम रेड बनेगी, जब रेड लाइट पड़ रही है तो फाइटोक्रोम फॉर रेड बनेगी, दोनों डिफरेंट है। ओके, इसलिए ये कंफ्यूज नहीं होना। फॉर रेड लाइट अगर आपने दिया तो पीआर पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड उससे फ्लावरिंग होगी। ठीक है, फिर हमने क्या दिया, रेड लाइट दिया, फिर फॉर रेड लाइट दिया, फिर रेड लाइट दिया, तो कन्वर्जन कैसा जा रहा है, पीआर कन्वर्टेड टू पीएफआर, पीआर पीएफआर कन्वर्टेड टू पीआर, पीआर कन्वर्टेड टू पीएफआर, एंड एट द एंड आपको क्या दिख रहा है कि फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल है फ्लावरिंग के लिए वो पीआर है। इसके फाइनली आपका पीएफआर बना तो फ्लावरिंग नहीं होगी। ये सब एमसीक्यू आए हुए हैं, अब चांस कम है आने की, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। ठीक है, यही वहां स्लाइड में था, आप एनसीईआरटी मार्क कर लो। नोन दैट, नोन के पहले क्या लिखा है, कहाँ है, मिल गया, तुम लोग को मिल गया। Known that not only the duration of light period but that the duration of dark period is also of equal importance। ये स्टेटमेंट में आएगा तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट रखना है, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट शुड बी वेरी क्लियर, इसलिए हमने डिटेल देखा तो। Hence it can be said that flowering in certain plant depend not only a combination of light and dark exposure but also their relative duration। कितना डार्क है कितना लाइट है।
This response of plant periods of day night is termed photoperiod. It is also interesting to note that why should apices modify themselves into flowering apices prior to flowering? They, that is, shoot apices of plants by themselves cannot persist the photoperiod. ओके, ये काम किसने किया है? ये काम लीफ ने किया। तो शूट एपाइसिस पे वहां पे इंडक्शन नहीं हो रहा है लाइट की वजह से। लाइट की वजह से इंडक्शन कहाँ हुआ है? लीफ में हुआ है, और वहां से सिंथेसिस और ट्रैवलिंग ऑफ हार्मोन ओरिजिन, अगर एक हार्मोन प्रूफ हो जाता है आगे जाके, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा फ्लावर के बनने की। ठीक है, लेकिन डिफोलिएशन ये प्रूफ कर देता है कि उसमें शूट एपाइसिस नहीं रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जब लीफ को रिमूव किया साइंटिस्ट ने तो फ्लावर नहीं लगा। इज इट क्लियर? जैसे कोलियोप्टाइल आप रिमूव कर रहे थे तो शूट का मूवमेंट नहीं हो रहा था लाइट के डायरेक्शन में, उसी तरीके से ये तो प्रूफ हो चुका है कि इसमें लीफ का प्रेजेंस होना इन्वॉल्व है। लेकिन अभी वो केमिकल कौन है? जैसे देखा ना आपने ऑक्सिन की डिस्कवरी, साइटोकाइनिन की डिस्कवरी, उसी तरीके से क्या वर्नलिन और फ्लोरिजिन, ये दोनों ही अभी हाइपोथेसाइज्ड है। तो एक टाइम आएगा जब ये प्रूफ हो जाएंगे या डिसअप्रूव्ड हो जाएंगे, तो क्या इसके लिए रियल में एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या रोल कर रहा है, वो केमिकल तब तक आ जाएगा फिर सामने। ओके बच्चा, कैन नॉट परसीव फोटोपीरियड, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट ड्यूरेशन आर द लीव्स। बेटा ये क्वेश्चन है, आप मार्क कर लीजिए। It has been hypothesized that there is a hormonal substance, hypothesized, that is responsible for flowering. नाम आपको रखना है ध्यान, फ्लोरिजिन। This hormonal substance migrates from leaves to shoot apices for inducing flowering only when the plants are exposed to the necessary inductive photoperiod. तो आप उसको क्या बोल रहे हो? लाइट डिपेंडेंट फ्लावरिंग। क्लियर है ना बेटा? क्या क्या देखो, समरी क्या है आपकी कि लाइट के रिस्पॉन्स से फ्लावरिंग हो रहा है। ओके, लाइट का रोल है इसमें। लाइट रिस्पॉन्सिव फॉर या इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। ओके, कंडीशन ये है कि या तो वो क्रिटिकल से ज्यादा है तो लॉन्ग डे प्लांट होगा और उस केस में फ्लावर बन रहा है, क्रिटिकल से कम है तो शॉर्ट डे प्लांट होगा और उस केस में फ्लावर बन रहा है। तो हमने देखा कि शॉर्ट डे प्लांट के लिए हमें फॉर रेड की जगह रेड चाहिए फॉर द इंडक्शन, और ये नाइट में कन्वर्जन होता है। ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। इसको सेंस कौन कर रहा है? लीफ में प्रेजेंट फाइटोक्रोम के ही साइड चेन्स है, वो इसको सेंस कर रहे हैं और उसकी वजह से उसमें एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म का कन्वर्जन होता है। ओके बच्चा, तो जो लॉन्ग डे प्लांट है वो एक्युमुलेशन ऑफ PFR पे हो रहे हैं, जो कि रेड लाइट के प्रेजेंस में होता है। तो आर लाइट पड़ रही है तो PFR बन रहा है। ये दिन के टाइम में हो रहा है, दिन के टाइम में ये एक्युमुलेट है तो LDP वाले प्लांट इंड्यूस हो रहे हैं और उनसे उनमें फ्लावर बनने लगेगा। सेंस किसने किया है? लीफ ये काम कर रही है। ये वर्क कहाँ हो रहा है? लीफ में हो रहा है। ये भी वर्क कहाँ हो रहा है? लीफ में हो रहा है। इसमें PFR का PR में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव फॉर्म में रात में बना दिया जा रहा है, और वो इनएक्टिव फॉर्म रिस्पॉन्सिबल है, मतलब PFR लो रहेगा तभी उसमें फ्लावर होगा। तो आप अपने आप समझो वो शॉर्ट डे प्लांट हो गया। PFR तभी लो होगा जब लाइट का ड्यूरेशन कम होगा। लाइट है मतलब रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, और रेड लाइट के एब्जॉर्प्शन से PFR बनता है। ठीक है बच्चों, ये अपनी समझ। तो इंडक्शन ऑफ लाइट एंड रिलेटिव फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, वो भी आपको ध्यान में रखना है, कन्वर्जन ध्यान में रखना है, और उसके बाद भी आपको ध्यान रहे तो लाइट में व्हाइट लाइट, रेड लाइट और फॉर रेड लाइट, ये तीनों के डिफरेंस। ओके, किसमें कौन से फ्लावरिंग को इंड्यूस करे। तो जस्ट वन लाइनर आप यहाँ पे नोट्स रखोगे तो आपके 10 to 15 लाइन के नोट्स होंगे, और वो 10 से 15 लाइन सारे आपके MCQ है, PYQs। ठीक है बच्चा। नाउ नेक्स्ट है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन इट इज रिलेटेड टू फ्लावरिंग। अगेन एक्सटर्नल फैक्टर में ये हम देख रहे हैं, वो लाइट का था, ये क्या है? टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंट फ्लावर। देखो टेम्परेचर और लाइट, मैंने फोटोसिंथेसिस के भी टाइम में बताया, दिस इज रिलेटेड। जब लाइट ज्यादा है मतलब टेम्परेचर हाई है,
सनरेज आपकी लाइट जाता है और सनरेज से ही आपका टेम्परेचर इंडक्शन हो रहा है। बाहर तो कोई केमिकल रिएक्शन मतलब एंजाइमेटिक कंट्रोल तो हो नहीं रहा है। हम लोगों में एटीपी फॉर्म हो रहा है, इसलिए हमारी बॉडी में एक हीट है। ओके, उस एटीपी फॉर्मेशन में, उस ऑक्सीडेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल के प्रोसेस में हम लोग हीट को रिलीज कर रहे हैं। दैट्स वाई हमारी बॉडी का हमेशा एक टेम्परेचर रहता है। और किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो बॉडी है, डेड बॉडी है, वो धीरे धीरे कोल्ड हो जाती है, ठंडी होने लगती है। वाई? बिकॉज मेटाबॉलिज्म रुक चुकी है। ओके, एंड जो डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है वो क्यों स्टार्ट होता है? जो आपके लाइसोसोम प्रेजेंट है, जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, वो आप ऐसे इमेजिन करो कि वो फूटने लगे। ठीक है, तो फूटने लगे तो वो अपनी ही सेल को, जैसे आप सुसाइडल बैग बोलते हो उसको, ओके, सुसाइडल ऑर्गेनल्स बोलते हो, तो अपनी ही सेल को वो डिग्रेड कर रहा है। अब वो केमिकल रिएक्शन हो, वो वहां पे मेटाबॉलिज्म नहीं चल, वो एसिड है, एसिड अगर बॉटल के बाहर आया है तो उसका रिएक्शन तो होगा ना बच्चा, समझ रहे हो? उसी तरीके से आप क्या समझ रहे हैं, इंटरनल बॉडी में धीरे 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 सेल का डिग्रेडेशन होता है। इसलिए अगर किसी के यहाँ कंडीशन है कि किसी का वेट हो रहा है तो वो आइस ला के उसको स्टोर करा, बॉडी को स्टोर कराएगा। ठीक है, कोई बड़े कोई लाइक कोई बहुत सेलिब्रिटीज, किसी नेता अभिनेता किसी की डेथ होती है तो वहां पे भी एक दो दिन अलग अलग जगह पे उसके फ्यूनरल्स मनाते हैं और उसमें स्टोरेज का फिनोमिना तो स्प्रे किया जाता है, आइस पे रखा जाता है। वाई? ताकि बॉडी डिकम्पोज ना हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके लिए, एंजाइम के लिए भी अगेन टेम्परेचर वर्क कर रहा है, तो वो टेम्परेचर आप उसको दे नहीं रहे हो। जो माइक्रोब्स वहां डिकम्पोजिशन में वर्क करने वाले हैं, वो माइक्रोब्स के लिए टेम्परेचर वहां पे मिल नहीं रहा। तो नेचर के अगेंस्ट में हमने एक स्टेबलाइजेशन लगा। वही चीज आपको यहाँ समझना है कि इस केस में क्या कर रहे हो आप, वर्नलाइजेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, एंड व्हेन आई से टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज इनडायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट। लेकिन लाइट की वजह से जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे अफेक्ट कर रहा। समझ में आई बात? और हमने आपको बता भी रखा है, इट इज लो टेम्परेचर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग। कहाँ पे दिखेगा? या तो आपका विंटर सीजन की क्रॉप हो, एक सीजन की हो और उसमें विंटर चाहिए फॉर द इंडक्शन, या तो बाई एनुअल हो। ओके, मतलब उसका ड्यूरेशन इतना है कि वो 7-8 महीने की क्रॉप है, विंटर में लगाई और समर में उसको हार्वेस्ट किया, जैसे वीट की वेराइटीज देखी जाती है, और वही यहाँ पे एग्जांपल में भी आपको करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो एक टेम्परेचर तो चाहिए उसके वेजिटेटिव ग्रोथ और फ्लावरिंग इंडक्शन के। दूसरे में वो फ्लावर फर्टिलाइजेशन, सीड का फॉर्मेशन, आप ग्रेन उससे ले लो, मैच्योर ऑफ ग्रेन, मैचुरेशन ऑफ ग्रेन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये सब उसमें चले, फूड का स्टोरेज, ये सब उसमें प्रोसेस चले, इसलिए वो बाई एनुअल प्लांट हो जाए। तो वर्नलाइजेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस जहां पे प्लांट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फ्लावरिंग को शो कर रहा है, और ह्यूमन क्या कर रहा है कि इसी बाई एनुअल प्लांट को वो चाह रहा है एक ही सीजन में वो ऑब्टेन कर ले। कंडीशन ये है कि लाइट तो लाइट है, वो कंट्रोल कर ही ले रहा है कि कितनी लाइट देनी है। दूसरा, उसने टेम्परेचर भी कंट्रोल कर लिया, फ्रीजर बना के, फ्रीज बना के फ्रीजर बना। तो आप देख रहे हो आपके घरों में भी फ्रीज है, उसके अंदर टेम्परेचर अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग होता है। कभी आप देखना इस डिटेल। फ्रीजर को भी छोड़ दोगे आप, फ्रीजर तो सबको समझ में आ जाता है, वहां आइस बन, लेकिन जो ऊपर की रैक है, जो नीचे की रैक है, उन सभी में टेम्परेचर अलग अलग। और जो अभी अपग्रेडेड आ रहा है उसमें तो रिवर्स भी चल रहा है, ओवन की तरह, मतलब ओवन तो नहीं लेकिन एकदम आप उसमें पोटैटो वगैरह भी स्टोर हो सकते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर एक रीजन में, कूलिंग टेम्परेचर एक रीजन में, ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर एक रीजन में, इस तरीके से भी बन रहे हैं। क्लियर है? तो आर्टिफिशियली हमने वो विंटर वाला टेम्परेचर जो नेचुरल उसको कम टेम्परेचर में मिल रहा था, वो हमने अगर उसको इंड्यूस कर दिया तो एक सीजन की क्रॉप, 2 सीजन की क्रॉप एक ही सीजन में हमें मिल जाएगी। क्योंकि नेचर हम डिपेंडेंट नहीं रहे, हम नेचर में विंटर होने का वेट नहीं करें। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो मार्क कर लो। देयर आर प्लांट्स फॉर विच फ्लावरिंग इज एदर quantitatively or qualitatively depend on exposure to low temperature. Okay, low temperature quantitatively, qualitatively, दोनों तरीके से, या तो उसकी क्वांटिटी, नंबर ऑफ फ्लावर, ओके,
क्वालिटी, साइज ऑफ फ्लावर, ठीक है। नेक्टर, अगर सपोज आप हनी प्रोड्यूस करने आपने एपीकल्चर कर रखा है और उसके लिए आपने एक साइड में सनफ्लावर लगाया है, बढ़िया खेत है आपका, उससे आप क्या करने वाले हो कि रिफाइनरी वाली इंडस्ट्री से आपने डील कर लिया और सनफ्लावर आप उनको सेंड कर, ठीक है। सेम वे में उसी ग्राउंड में आपने एक साइड में क्या कर लिया, हनी कॉब लगवा दिया, आर्टिफिशियल वाला एपीकल्चर कर रहे हो। तो अब क्या उसी डायरेक्शन में उसी एरिया में आपकी हनी उसी फ्लावर से नेक्टर ले रही है और एक साइड में आपका हनी प्रोडक्शन हो रहा है। इसको आपने किससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, हनी बनाने वाली इंडस्ट्री को दे रहे हो आप, जो प्योरीफाई करेगी, स्टोर करेगी, ठीक है। हनी से वैक्स भी निकलता है, मतलब कॉम से, हनी कॉम से वैक्स भी बनता है, तो जो उसमें बनता है वो वैक्स वाले फॉर्म में सेल हो जाता है, पॉलिशिंग में जो आप पॉलिश वगैरह यूज करते हो उसमें वो आ जाता है, एंड हनी यू ऑल नो, ठीक है। तो एक ही एरिया में उसने क्या किया, फ्लावर का नेक्टर, बी, इन सब चीजों को मेंटेन करके दो तरीके की इंडस्ट्री को अपना, इंडस्ट्री नहीं कह सकते इसको, क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, छोटे छोटे उद्योग लगा, तो उस तरीके का वो अपना बिजनेस कर, आ रही बात समझ में। तो दैट इज डिपेंडेंसी, तो फ्लावर एंड नेक्टर एंड हनी एंड रिफाइन, ये सारी उसने नेचुरल प्रोसेस को स्टडी किया, उस स्टडी को उसने अप्लाई किया, समझ में आ रहा बेटा। तो इसी तरीके से वो वहां पे क्या हो गया कि जो एक्सपोजर था वो उसने, जिस एक्सपोजर जो उसको चाहिए था हनी बी को, वो उसने दे दिया वहां पे, और हनी बी नेचुरली तरीके से अब हनी बना रहा है, वो उसका नेचुरल फिनो, ठीक है। सनफ्लावर ग्रो कर रहा है, सनफ्लावर का फर्टिल, और वहाँ हनी भी सनफ्लावर के लिए क्या कर रहा है, पॉलिनेशन का काम कर रहा है। सनफ्लावर में पॉलिनेशन हुआ तो उसका फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। तो इंटरेक्शन हमने जो नेचुरली चल रहा था उसी चीज को हमने एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में अपने गाइडेंस में कर लिया, तो वो हमारा बिजनेस हो गया, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे भी वही देखना है आपको कि लो टेम्परेचर एक्सपोजर चाहिए था उसके फ्लावर इंडक्शन के लिए, जो या तो क्वांटिटेटिवली उसमें नंबर ऑफ फ्लावर बढ़ा रहा था या तो क्वालिटी बढ़ा रहा। तो जैसे कोई नेक्टर डिपेंडेंट नेक्टर प्रोड्यूसिंग फ्लावर है तो उसमें क्वालिटी नेक्टर की ज्यादा अच्छी, ओके, समझ में आ रहा है। डिपेंड ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज वर्नलाइजेशन। इट प्रिवेंट्स precocious reproductive development, okay, precocious reproductive development late in the growing season, and मतलब ये वेजिटेटिव ग्रोथ की बात हो रहा है, and enables the plant to have sufficient time to reach maturity, प्लांट में मैच्योरिटी आना मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में आना, एनिमल में भी यही होता है, मैच्योर मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में, लेकिन हम ह्यूमन में मैच्योरिटी का मतलब होता है ब्रेन से भी मैच्योर हो, ठीक है। तो हम रिप्रोडक्टिव फेज अर्ली रिसीव कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारा ब्रेन, हमारी चीजें, सारी चीजें मैच्योरिटी जब आती है तब तक हम लोग 22-25 एज कहते हैं कि वेल है, जब आप सही डिसीजन लेते हो, ओके बच्चा। Vernalization refers to especially the promotion of flowering by a period of low temperature. Some important food plant, wheat, barley, rye, ठीक है, जो आप सरसों के तड़का लगाते हैं, दैट इज राई, हैव टू काइंड्स ऑफ वेराइटीज सीजन में, ओके। विंटर, एक तो सीजन हो गया, दूसरा इनकी वेराइटी भी अलग है, विंटर में और स्प्रिंग में वेराइटी, ओके। विंटर वेराइटी मतलब ये हार्वेस्टिंग का टाइम, कोई विंटर में कट कर रहा है, कोई स्प्रिंग में कट कर। द स्प्रिंग वेराइटी आर नॉर्मली प्लांटेड इन द स्प्रिंग एंड कम टू द फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, समर तक चला जाएगा वो और तब उसमें हार्वेस्टिंग होगी, ओके बच्चा। विंटर वेराइटीज however if planted in spring would normally fail to flower or produce mature, स्प्रिंग में अगर आपने उसको प्लांटिंग किया और वो विंटर है, तो विंटर आपको पता है, विंटर स्प्रिंग मैंने अर्लीहुड में तुम्हें बताया है कि आपको जनवरी फरवरी जब स्टार्ट हो रहा है तो अर्ली स्प्रिंग आता है, तो विंटर में विंटर की वैरायटी थी, इसका मतलब विंटर तो बीत चुका है, तो अभी आपने उसको स्प्रिंग में लगाया है तो उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होगी, क्लियर है। तो फेल वाला चीज याद रखना, फेल टू फ्लावर और प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन विद इन अ स्पैन ऑफ अ फ्लावरिंग सीजन, ओके।
हेंस दे आर प्लांटेड इन ऑटम। ऑटम कब होता है? अक्टूबर वाला, ठीक है, जस्ट विंटर के पहले जो होता है वो ऑटम होता है। ऑटम में उसको प्लांटेड किया, जर्मिनेट हो रहा है, वो सीडलिंग और वेजिटेटिव ग्रोथ सब उसका विंटर में चल गया, एंड विंटर में उसका फ्लावरिंग इंडक्शन भी हो गया। तो फ्लावर का लगना, अब वो स्प्रिंग सीजन तक उसमें फ्लावर लग रहा है, फ्लावर बड़े हो रहे हैं, जैसे अभी आपका मैंगो लगा हुआ है, तो मैंगो पकते पकते आपको पता है अप्रैल आ जाए, ठीक है। नेचुरल जो प्लांट वाले आपको ट्री से मैंगो मिलेंगे वो अप्रैल अप्रैल में आएंगे। हम लोग के साइड में बिल्कुल बढ़िया मई जून में मैंगो का सीजन होता है। अभी उसको थोड़ा सा स्विच जरूर हो रहा है क्योंकि वेदर भी चेंज हो रहा है। गर्मी पहले ऐसे फरवरी मार्च में गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन अभी जैसे गर्मी आएगी ना, तो आपके साइड तो बहुत अच्छी वाली गर्मी आ जाती है, आजकल में लगती है दोपहर में ही, अगर आप बहुत देर बाहर रहे तो आपको फील हो रहा है। तो कैसे होता है, हम लोग के साइड ऐसा नहीं है। हमारे साइड गर्मी मतलब अप्रैल, पीक गर्मी मतलब मई जून। समर वेकेशन होती थी, विंटर वेकेशन होती थी, अच्छे खासे 2 महीने की समर वेकेशन होती। इसका रीजन क्या है कि बाहर लू चलती है, गर्म हवाएं चलती है, बच्चे बीमार होते हैं, तो उनको छुट्टियां दे दी। वो अपने अपने जगह, या तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन, इकोलॉजी में दिस फिनोमेना इज माइग्रेशन। अगर वो हिल स्टेशन जा रहे हैं, वो छुट्टियों पे जा रहे हैं, दैट इज फॉर द देयर मैक्सिमम वर्किंग, मैक्सिमम फिजियोलॉजी, वो हेल्दी रहे इसलिए बोलते हैं। तो जो एक ट्रेंड चलता है नानी के घर जाना, दादी के घर जाना, उसके पीछे भी साइंस होता है कि वो ड्यूरेशन अनफेवरेबल होता है। उसमें बच्चों को स्कूल से छुट्टी दे दो और नानी दादी लोग केयर ज्यादा अच्छा करती है, वहां लोग ज्यादा होंगे, इसलिए बच्चे समर वेकेशन और विंटर वेकेशन में घर चले जाए, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों के पीछे साइंस, जो आप मंदिर देखते हो उसके पीछे भी साइंस है, जो आप पेड़ों के नीचे, जैसे यहाँ पे बरगद का पेड़ है, हमारे निशर बिहार से उधर तिलक रोड पे जाओगे तो रोड पे एक पेड़ है, उस पे छोटा सा मंदिर बने। इस सब पीछे, इसके पीछे अननोइंगली लोग नहीं जानते, लेकिन उसके पीछे भी साइंस है। अब उस पेड़ को कोई काटेगा नहीं, लड़ाइयां हो जाएंगी। अगर उस पेड़ को काटने गए तो लड़ाइयां हो जाएंगी। तो लोगों ने क्या किया, एक एक धीरे धीरे पत्थर रख दिया। जब बहुत ज्यादा पेड़ कट रहे थे, तो जो उसमें थोड़े से विद्वान लोग थे, उन्होंने ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, उस पर थोड़ा सा चंदन हल्दी टीका लगा दो, अगरबत्ती जला दो, अगले दिन से उस पर चढ़ावा चलने लगेगा और लोगों की लाइन लगने, फिर वो धीरे धीरे मंदिर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक दो लोग स्टोरी सुनाएंगे कि हमें सपने में आया कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, चंदा इकट्ठा होगा, मंदिर बन जाए। उससे हुआ क्या, इकोसिस्टम ने बैलेंस किया कि वो प्लांट अब कभी नहीं कटेगा, और वो प्लांट कई लोगों का घर है, उस पे इंसेक्ट है, उस पे बर्ड्स हैं, वैरायटी ऑफ इंसेक्ट और बर्ड्स हैं। समझ में आ रही है? तो कई चीजें हम ऐसे, जो कहते हैं ना दादी माँ के नुस्खे, वो हम अननोइंगली कर रहे हैं, लेकिन वो उसके पीछे भी साइंस। समझ में आई बात? तो कहाँ चले गए, खैर हम वापस आ जाते। हाँ, तो इसी चीज को हमें एक सीजन में कन्वर्ट करना है। हेंस दे आर प्लांटेड इन ऑटम, ये नेचुरल बात हो रही है। दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर, विंटर में किसी भी चीज की ग्रोथ बहुत स्लो चलती है। आउट एज ए स्मॉल सीडलिंग, तो सीडलिंग बना, रिज्यूम ग्रोथ इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में अब वो ग्रोथ तेजी से होगा, ठीक है। जैसे हम लोग के यहाँ भी पापा मेरे गार्डनिंग का शौक रखते थे अच्छा खासा, ठीक। वो क्या करते थे, इस टाइम बढ़िया फुर्सत से अक्टूबर नवंबर में खूब सारे फ्लावर लाके, सनफ्लावर, गुलदाउदी, गुल मेहंदी, बहुत सारी चीजें लगाते थे। लेकिन हम लोग सोचते थे कि इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चे, तेरे पापा कितनी मेहनत कर रहे हो, फ्लावर तो आते ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे जनवरी का एंड आता था, फरवरी आता था, हमारा पूरा जो आगे का ग्राउंड है वो फ्लावर से भर जाता। और फिर कॉलोनी के लोग वहां पे आते थे, खूब सारा, सबका आना, फोटो, तब तो वो वाले कैमरे होते थे, ठीक है। आते थे फोटो, कोई घूमने आया है तो हमारे घर आता था, हमारा थोड़ा अच्छा सा घर लुक में अच्छा था, कॉर्नर प्लॉट था, पापा अच्छा गार्डन बना रखे थे, बच्चे खूब आते थे, अंकल आंटी लोग आते थे, तो वो बहुत अच्छा खासा रहता था, और वो अप्रैल मई तक फिर मेंटेन रहता। ग्रासेस तो हमेशा पापा मेंटेन रखते थे, लेकिन वो जो फ्लावर वाली चीज थी वो बहुत अच्छी होती थी, तो उसमें मेहनत लगती। वो जो लगा के मेहनत की उन्होंने 2 महीने, जिसमें धीरे धीरे ग्रोथ थी, तो यही लिखा है कि स्लो विंटर कम आउट एज स्मॉल सीडलिंग, स्मॉल सीडलिंग, और छोटा प्लांट बनने में, ग्रोथ करने में उसको टाइम लगा, लेकिन उसी टाइम उसमें फ्लावरिंग इंडक्शन हो गया है, और वो जब स्प्रिंग सीजन आएगा तो तेजी से वो वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा और उसमें फ्लावर आ जाएगा। आई बात समझ में बेटा? इंडक्शन हो रहा है उसका विंटर में, एंड फ्लावर आएगा उसका स्प्रिंग में।
एंड आर हार्वेस्टेड यूजुअली अराउंड मिड समर। ठीक है, वैरायटी वो कौन सी है? विंटर वैरायटी। ये आपकी जो सीनियर है मैथिली, कौशिक, इनको भी ये समझने में प्रॉब्लम हुआ था। व्हाट आई एम सेइंग, आप फोकस करके पढ़ो इसको। विंटर में लगा रहे हैं, विंटर में सीड जर्मिनेट किया, विंटर में उसका सीडलिंग आया है, विंटर में छोटा सा प्लांट बना है, स्प्रिंग में उसमें फ्लावर आएगा, देन उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, देन उसका ग्रेन फॉर्मेशन होगा। उस पूरे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को करते करते समर आ जाए। अब उसका मैथली का क्वेश्चन क्या था? मैम तो फ्लावर तो स्प्रिंग में आया ना, वही तो एरिया ऑफ रिसर्च है। उस फ्लावर का स्प्रिंग में दिख रहा है वो आपको, लेकिन उसका इंडक्शन विंटर में हो चुका है। दैट्स वाई इंडक्शन जो हुआ वो लो टेम्परेचर पे हुआ। और इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग को आप क्या बोल रहे हो? वर्नलाइजेशन। इज इट क्लियर? कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे कुछ भी। अनदर एग्जाम्पल ऑफ वर्नलाइजेशन इज सीन इन बायएनियल प्लांट। अब वो तो क्या क्रॉप को कर दिया, स्प्रिंग क्रॉप और विंटर क्रॉप कर दिया उसने। ठीक है, तो उसका देखा बायएनुअल प्लांट में आर मोनोकार्पिक प्लांट, दो सीजन। पहले भी बताया बॉटनी में एनुअल का मतलब साल से नहीं है, इट इज रिलेटेड टू सीजन। तो दो सीजन वाला है, जो अभी मैंने कहानी सुनाई वो दो सीजन। आर मोनोकार्पिक प्लांट दैट आर नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकेंड सीजन। तो फर्स्ट सीजन में इंडक्शन होगा और फ्लावरिंग और डेथ मतलब ग्रोथ। मोनोकार्पिक है, मोनोकार्पिक मतलब फ्रूट, कार्पिक मतलब फ्रूट, मोनो मीन्स वन, सिंगल, एक ही बार जिसमें फ्रूट लग जाए। वीट की खेती हर साल होती है, हर बार प्लांट है और वीट है, ग्रेन लग रहा है। ऐसा नहीं है कि प्लांट वहीं खेत में रह गया और अगले साल दूसरे वीट लगेंगे। तो वो क्या है, उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा। जब सीड बन जाएगा उसको हार्वेस्टिंग में वो भूसा में, स्ट्रॉ में कन्वर्ट हो जाता है। एनिमल्स के लिए यूज होता है, ग्रेजिंग कैटल्स के लिए यूज होता है एज ए फूड। और जो सीड है, जो ग्रेन वाला पार्ट था, वो हम लोग यूज करते हैं, आटा बनता है। समझ में आ रहा है? तो मोनोकार्पिक प्लांट है, इसलिए नॉर्मली फ्लावर और डेथ उसका कब हो जाएगा? सेकंड सीजन में हो जाएगा। ये सब लाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक एक लाइन के अंदर कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल दिया हुआ है सुगर बीट, कैबेज, कैरेट आर सम ऑफ द कॉमन बायएनियल प्लांट। Subjecting the growing of a biennial plant to a cold treatment stimulate a subsequent photoperiodic flowering response. इसलिए मैंने बोला था लाइट डिपेंडेंट भी है ये और टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, लेकिन किस रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो उसको आप यहाँ पे आप वर्नलाइजेशन बोल रहे हो, यहाँ पे आप फोटोपेरियोडिज्म। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो सब्जेक्टिंग द ग्रोइंग ऑफ बाइनियल प्लांट टू अ कोल्ड ट्रीटमेंट, आपने आर्टिफिशियली उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया, स्टिमुलेट्स अ सब्सिक्वेंट फोटोपेरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। जो वो लाइट डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट शॉर्ट डे वाला प्लांट था, उसको आपने लॉन्ग डे में ही बाहर न रख के फ्रीजर में रख के लो टेम्परेचर दे दिया, तो आपने उसको आर्टिफिशियली शॉर्ट डे प्लांट में इंडक्शन कर दिया। तो वो इनडायरेक्टली टेम्परेचर जब आपने लो किया तो फोटो पीरियोडिज्म वाला भी जो इंडक्शन हो रहा था वो भी हो, क्योंकि ऑब्वियसली जो टेम्परेचर आपने दिया, जैसे देखो फ्रीज कभी बंद करते वक्त ना देखो लाइट बंद होता है एकदम, एक आप डोर क्लोज करते वक्त एनालिसिस, ठीक है, हम ये सब खुरापात बहुत करते हैं, कब बंद होगी कब बंद होगी, बहुत लोग देखते हैं। ठीक है, किस जगह पे लाइट बंद हो रही है वो फेनोमेना है उसका। तो जब अंदर वर्क कर रहा है तो वो डार्क में वर्क करता है, फिर जब आप ओपन करते हो तो लाइट ऑन हो जाती है। अंदर देखोगे तो छोटा सा एक नॉब रहता है, वो दबता है दरवाजे से, तो उससे लाइट बंद। खैर ये सब तो क्वेश्चन आपके लिए। साइट ऑफ वर्नलाइजेशन, द स्टिमुलस ऑफ वर्नलाइजेशन इज परसीव्ड ओनली बाय द मेरिस्टेमेटिक सेल्स सच एज शूट। इसमें लीफ पे नहीं हो रहा है क्योंकि ग्रोथ आप देख रहे हो, ठीक है, इंडक्शन हो रहा है। एंड एम्ब्रियोटिक, जब हम फ्लावर को हम फ्रीजर में नहीं रखें तो वो ट्रीटमेंट क्या होता है, सीड को फ्रीजर में रख दें, तो एक टेम्परेचर सीड के ही टाइम में एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपने इंडक्शन कर दिया है और उस टेम्परेचर का इफेक्ट आपको फ्लावरिंग में दिखे, मतलब मैचुरेशन के टाइम दिखे। होता है ना, जैसे छोटे पे ही किसी को कोई वैक्सीन दिया गया है और उसका इफेक्ट तो हमें लाइफ टाइम रहता है। कोई वैक्सीन ऐसी है उसका रिपीटेड डोज लेना पड़ता है, बूस्टर डोज लेना पड़ता है,
तो आप वैक्सीनेशन का चार्ट देखोगे, कभी तो उसमें 1 साल में कई वैक्सीन है, फिर 5 ईयर्स तक वैक्सीन है, फिर 12वें साल में वैक्सीन है। इस तरीके से वैक्सीनेशन का चार्ट बनाया। वो क्यों? क्योंकि साइंस को ये पता है कि कब तक वो वैक्सीन एक्टिव है और किस स्टेज में, किस केयर में आपको उसको लेना है। इज इट क्लियर? तो उसका इफेक्ट तो बाद में दिख रहा है ना। तो उसी तरीके से सीड में, एम्ब्रियो में भी आप फ्लावरिंग का इंडक्शन कर सकते हो और उसका इफेक्ट फ्लावर जब बनेगा तब दिखे। जैसे जीन थेरेपी की बात करते हैं, जीन थेरेपी आई है तो उसमें अभी और एक और जब ये होगा 50 साल में, हम ऐसा मानते हैं कि इस तरीके से आ जाएगा कि कपल जाएंगे, वो डॉक्टर को बोलेंगे हमें इस क्वालिटी का बच्चा चाहिए और वो क्वालिटी उनके जीन में इंड्यूस की जाएगी और वो बच्चा सचिन प्लस धोनी प्लस ऋतिक रोशन सबका कॉम्बिनेशन लेके निकलेगा। तो दिस इज टेक्नोलॉजी जिसपे साइंटिस्ट लोग वर्क कर रहे हैं कि जब हम इतना ज्यादा पा रहे हैं, हमें पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बन गया, हमें पता है जीन इन्फॉर्मेशन क्या है, वो जीन क्या है जो गोरा कलर दे रहा है, वो जीन क्या है जो नीली आंखें दे रहा है, तो भाई हम तो डिजाइनर बच्चे पैदा करने लगेंगे। ओके, दैट इज द साइंस जो चल रहा है। फ्यूचर ह्यूमन एक इवोल्यूशन से होगा, एक हम लोग डेवलप करते हैं। इज इट क्लियर? और होगा, ऐसा हो रहा है। तो उसी का एक शॉर्ट जो अब हो चुका है, दैट इज जीन थेरेपी। क्रोमोसोमल स्टडी करके हमें पता है कि मदर इस चीज की रेसेसिव है, कैरियर है, उसके अंदर डिजीज दिख नहीं रही है, लेकिन वो जीन वहां पे सप्रेस स्टेज में है। अब वो बेबी में एक्सप्रेशन होने के चांसेस हैं। तो जब मदर के वॉर्म में बेबी आ जाता है, मदर उसको टेस्टिंग करा लेती है। बेबी का क्रोमोसोमल टेस्टिंग होता है, उसमें पता चल जाता है इस बेबी को ये जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस है या हो चुका है, क्रोमोसोमल एबरेशन आ गया है। अब ये जब बॉर्न करेगा तो कई सारी चीजें 1 साल में तो दिखेंगी नहीं। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब वो खड़ा नहीं हो पाएगा, उसके फिंगर नहीं प्रॉपर मूव कर पाएंगे, तो ये सब कब आएगा? एक पर्टिकुलर ग्रोथ टाइम के बाद। लेकिन जेनेटिक स्टडी में वो मदर के वॉर्म में पता चल गया। नाउ इट इज मदर डिसीजन कि वो उस तरीके का बेबी डिलीवर करना चाहती है या नहीं। तो ऐसे केस में लीगल एबॉर्शन, लीगली आप उसको अवॉइड कर सकते हो इफ योर बेबी कंसीव इज डिटेक्टेड विद जेनेटिक डिसऑर्डर। लेकिन ये सब टेस्ट बहुत महंगे होते हैं, तो ये ऐसे जनरल टेस्ट नहीं है, लेकिन दे आर डिस्कवर्ड। ओके, तो हमें जब रीजन पता चल जाता है तो हम लोग उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ह्यूमन का टेंडेंसी है, ओवरकम होता है। तो वही चीजें हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपने कोई चीज चेंज कर दिया है तो उसका इफेक्ट बड़े पे दिखेगा। समझ में आई? तो ये एम्ब्रियो टिप वाली चीज याद रखना, शूट टिप वाली, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि जो सीड है वो फ्रीजर में स्टोर किया जाएगा फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। तो अब प्लांट को ऐसे खेत से उखाड़ के नहीं रखोगे, कॉन्सेप्ट सब समझो। प्लांट को नहीं रखने जा रहे हो आप, फिर प्लांट को बाहर लाना पड़े, इसमें सर्वाइवल के चांसेस कम है। तो हम लोगों का मेन टारगेट ह्यूमन का या जेनेटिक्स अप्रोच क्या होता है कि सिंगल सेल पे वर्क कर लो ना, काम खत्म। तो जो मैक्सिमम ट्रीटमेंट जो एकदम क्योर वाले गारंटी देती है वो है जाइगोटिक स्टेज में आप ट्रीटमेंट करो। एम्ब्रियो भी क्या है, अलग अलग सेल स्टेज है, 4 सेल, 8 सेल, ठीक है, 14, 16, इस तरीके से वहां पे सेल के स्टेजेस हैं। तो हर एक सेल में आपको फंक्शन करना, उससे बेटर है सक्सेस अगर मिल जाती है जाइगोटिक लेवल पे, तो जब जब डिवाइड करेगा तो इसमें जो ट्रीटमेंट हो गया वो दूसरे सेल में अपने आप ऑटोमेटिक जाएगा। जितनी भी सेल इससे बनी वो सब अब नॉर्मल हो रही। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट दे दिया। सारी बात समझ में? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में वर्नलाइजेशन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। रूट एपेक्स, रूटिकल, रूट के मेरिस्टेमेटिक, डेवलपिंग लीव्स, इन सभी के वर्नलाइजेशन में अफेक्ट है। Stimulus of vernalization is perceived only by meristematic cells such as shoot tip, embryo tip, fruit tip, developing leaves. इसलिए जो एक्टिविटी इसमें भी शो करेंगे वो सभी डेवलपिंग रीजन पे ही ज्यादा है। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्नलाइजेशन, अब जितनी हम कहानी बोल रहे थे वो सब यहाँ पे समरी की। लो टेम्परेचर यूजुअली 0 to 4 डिग्री, ओके, फ्रीजिंग टेम्परेचर। ड्यूरेशन ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फ्रॉम अ फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज, प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, स्टिमुलस इज परसिव्ड ओनली बाय एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। वाटर, प्रॉपर हाइड्रेशन इज मस्ट, प्रॉपर होना चाहिए हाइड्रेशन वहां पे। ऑक्सीजन,
देखो कोई भी एक्टिविटी हो रहा है वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाली स्पीसीज है तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, एरेशन होना चाहिए। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो अ रिक्वायरमेंट फॉर वर्नलाइजेशन। द स्टिमुलस नेम इज वर्नली। इट इज अगेन अ हाइपोथेसाइज्ड हार्मोन, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, रिपोर्टेड बाय मैकलर। तो वर्नलाइजेशन पे आप वर्नलिन लिख लो एंड वहां आपने लिखा फ्लावरिंग। Process of vernalization. Usually, vernalization maximum treatment is given to germinating seed. ठीक है बच्चों, समझ में आया? The seeds are moistened, हाइड्रेशन होना चाहिए उसमें sufficiently to allow their germination. तो क्या किया हमने? सीड डोरमेंसी ब्रेक कर ली, उसको स्प्राउटिंग वाले मैकेनिज्म में वाटर में डाल दिया। ओके, और जब उसमें स्प्राउटिंग हो गया मतलब उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो चुकी है, स्टार्ट इनिशिएट हो गया, तो हमने सीड को निकाल के कहाँ रख दिया है? फ्रीजर। ओके, इसको एक पीरियड ऑफ टाइम, अब वहां फ्लावर नहीं दिखने वाला है, वो अपने तरीके से ही ग्रो करेगा, लेकिन एक लिमिटेड टाइम स्पीसीज टू स्पीसीज जिसका जो आया होगा उतने ड्यूरेशन के लिए उसको हमने लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे दिया। उसके बाद हम उसको नेचुरल सीडलिंग के लिए भेज दिए, सीडलिंग बनेगा, प्लांटलेट बनेगा, प्लांट बनेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा और वेरी फास्ट यू विल अचीव द मैचुरेशन फेज। डिपेंडेंट नहीं होना होगा उसके लिए कि अब स्प्रिंग में लगाओगे तो भी वो समर में हार्वेस्ट हो जाएगा। तो आपका वो जो खेत में फार्मर का रोल हुआ, जो वो डिपेंडेंसी हुई, जो वो वर्कर का इनपुट हुआ, वो सारी चीजों को हमने रिड्यूस कर लिया और एक ही सीजन में हमें वही क्रॉप मिल गई। दिस इज वर्नलाइजेशन आर्टिफिशियल। ओके, नेचुरल क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट था, विंटर में इंडक्शन हुआ, स्प्रिंग में फ्लावर हुआ, समर तक वो ग्रो कर रहा है। They are then exposed to a temperature 0 to 4 degree for a week and sown मतलब लगाना, ठीक है, रोपिंग करना मतलब क्या बोले हम इसको, जैसे बीज लगाते हैं ना उसको बोलते हैं सोन, टू द फील्ड। उसके बाद उन्हीं सीड को, जर्मिनेटिंग सीड थे उनको आपने सीड में लगा दिया, अब उससे सीडलिंग और प्लांट बनेगा। इट रिड्यूसेस, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है? रिड्यूसेस द वेजिटेटिव पीरियड ऑफ प्लांट, फटाफट उसमें फ्लावरिंग आ जाएगा। वेजिटेशन जो विंटर में धीरे धीरे स्लो ग्रो कर रहा था वो, और स्प्रिंग में फ्लावर आया, वो रिड्यूस हो गया। अब आपने स्प्रिंग में लगाया तो स्प्रिंग में तो फ्लावर आ गया, तो इसका मतलब वेजिटेशन तो फास्ट होगा, लीफ ज्यादा आएंगी, स्टेम तेजी से बढ़ेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट, प्लांट मूव फॉर द मैच्योरिटी एंड उसमें रिप्रोडक्टिव फेज आ जाएगा। It prepares the plant for flowering. Vernalization is beneficial in reducing the period between germination and flowering. जो आपने इंडक्शन किया उसमें सीड जर्मिनेशन से जो ड्यूरेशन आपका था, सीडलिंग, प्लांटलेट, वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है, सारा उसका रूट शूट सिस्टम, लीफ सिस्टम बढ़िया प्रॉपर वर्क करना और रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये जो उसकी जर्नी थी उसको इसने रिड्यूस कर दिया, यहाँ से सीडलिंग से लेके वेजिटेटिव ग्रोथ वाली जर्नी जो थी इसका ड्यूरेशन उसने कम कर दिया। समझ में आया? तो ये बेनिफिटेड होगा। देखो कोई भी चीज आप जब तक लगा रहे हो खेत में उसकी देखभाल तो करनी पड़ेगी, ठीक है, आपने पूरे 3 महीने बचाए, तो अब ये कमर्शियली यूज होता है ये टेक्निक, लेकिन इतने बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में रखेगा कहाँ? नॉर्मल किसान तो वहां तक पहुंचेगा नहीं। तो लोग क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए सीड को परचेज करते हैं। अगर उनको बायएनुअल क्रॉप एक ही सीजन में बनाना है तो फिर वो वहां पे कांटेक्ट करते हैं और ऐसे स्टोर्ड सीड जिसमें ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन को इंडक्शन किया है वो सीड वो परचेज करके लाते हैं और तब उसको रोपिंग करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? Thus, more than one crop can be obtained during a year. अब बढ़िया है ये, एक साल में जहाँ पे उनको एक खेत से एक बार क्रॉप मिल रहा था तो उनको एटलीस्ट 2 बार तो मिल जाएगा उसी ड्यूरेशन को यूज करके। नाउ नेक्स्ट और शायद लास्ट वन होगा सीड डॉर्मेंसी। लास्ट है
सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है। एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन है जो एबनॉर्मल होगा, उसमें सीड की वायबिलिटी को मेंटेन करना है, सीड डॉर्मेंसी, ताकि वो सीड सीडलिंग में न जाए, रुका रहे, फेवरेबल कंडीशन का वेट करे। देयर आर सर्टेन सीड्स विच फेल टू जर्मिनेट इवन व्हेन एक्सटर्नल कंडीशंस आर फेवरेबल। ठीक है, होता है, एक डॉर्मेंसी वाले फेज में भी जाता है। जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि इस साल आप देखो, ये भी फ्लावरिंग में आपको दिखेगा। आपके घर में अगर आपने कभी मैरीगोल्ड का फ्लावर देखा हो, तो अगर आपने लगाया है, वो मैरीगोल्ड का फ्लावर सूखेगा और वहां से सीड उसके गिर जाए। लेकिन ये नहीं है कि आपको तुरंत नया मैरीगोल्ड दिखेगा। फिर उसका जब सीजन आएगा, वो वही सॉइल में उसके सीड प्रेजेंट रहेंगे और फिर आपको धीरे धीरे मैरीगोल्ड हुआ दिखेगा। तुलसी जी का प्लांट है, तुलसी जी के प्लांट में भी सेम केस में आपको तुलसी जी का सीड गिरा हुआ दिखेगा। फिर आपको एक ड्यूरेशन के बाद वहां पे छोटे छोटे तुलसी जी के पेड़ दिखेंगे। समझ में आ रहा है? ये सब क्यों है? क्योंकि वो सीड गिरते ही जर्मिनेट नहीं हुए, वो फेवरेबल कंडीशन था, लेकिन वो अगेन वो लाइट डिपेंडेंट और उनके रिएक्शन से वो एक टाइम का डॉर्मेंसी फेज में चला जाता है, जो उसके अंदर हार्मोन है वो उसमें वर्क कर रहा है। समझ में आया? फिर वो फेवरेबल कंडीशन जो उनका टाइम इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे ग्रो करेगा। Such seeds are understood to be undergoing a period of dormancy. Dormancy में गए इसलिए वो ग्रो नहीं कर रहे, which is controlled not by external factor environment but are under endogenous control or condition within the seed itself. इम्परमेबल एंड हार्ड सीड कोट। सीड की क्या मॉर्फोलॉजी है इसमें? अब देखो, सीड के पास एक सीड कोट है, ठीक है। जैसे आप चना देखो, तो चना के ऊपर एक ब्राउन कलर की कवरिंग दिखी है। चने की दाल देखते हो तो उस कवरिंग को हटा के दो टुकड़े उसके डाइकॉट है वो, वहां पे उसका दो पार्ट तो तोड़ दिया गया। वो आपकी चने की दाल है, वही आपकी तुअर की दाल है, वैसे ही आपकी मूंग की दाल है। लेकिन जब भी आप स्प्राउट बनाते हैं तो यू आर यूजिंग दैट सीड कोट, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को आप यूज करते हैं। ठीक है बच्चा, टूटी हुई दाल में स्प्राउट नहीं है, वो फूल है, उसका आपका दूसरा आप कुछ यूज कर रहे हो तो वो है। तो यहाँ पे आप ये मार्क करके रखो क्या क्या है जो सीड डॉर्मेंसी के लिए उसके स्ट्रक्चर रोल प्ले कर रहे हैं। इम्परमेबल एंड हार्ड सीड कोट, प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स सच एज एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है एब्सिसिक एसिड। फिनोलिक एसिड ये भी होता है, पैरास्कॉर्बिक एसिड, ये सब प्लांट के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। एंड इमेच्योर एम्ब्रियोज, अभी क्या है, अगर एंडोस्पर्मिक सीड होगा ना तो एम्ब्रियो मैच्योर नहीं हुआ होगा। एम्ब्रियो मैच्योर नहीं है तो वो अगर सीडलिंग में चला जाएगा मतलब वो तो फेल हो जाएगा फिर ना। जैसे अगर आप छोटे हो तो छोटे से तो आप हॉस्टल या मेडिकल कॉलेज में नहीं बैठते हो, धीरे धीरे आपको उस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि हाँ बेटा अब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो तुम्हें घर छोड़ के दूर जाना। जैसे होम सिकनेस होती है, आपके जो सुनील सर थे उनको अपने 11th-12th के टाइम में काफी होम सिकनेस थी, तो उनका सिलेक्शन होने के बावजूद एनआईटी तिरची में एडमिशन लेने के बावजूद वहां से भाग गए, छोड़ दिया था उन्होंने पढ़ाई। ठीक, फिर घर के पास उन्होंने प्राइवेट कॉलेज, अभी जो आपके कौशिक भैया है सीनियर, उससे मैंने बात किया कि एम्स के लिए ट्राई करना है, वो बोलता मैं महाराष्ट्र से बाहर नहीं जा सकता। मैंने कहा पीटूंगी मैं, ठीक है, जाना है आप मेंटेन करो अपने दिमाग। वो मतलब मास्टर डिग्री के लिए वो इंडिया से बाहर जा सकता है कहता है, क्योंकि उसको बड़ा डॉक्टर बनना है। तो बोलता है मैं इंडिया से बाहर जा सकता हूँ लेकिन मैं महाराष्ट्र से बाहर, वहां तो मेरा माइंड सेट है उसका बचपन से कि वो 2 साल के लिए इंडिया से बाहर जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। लेकिन जब वो इंडिया में रह के 4 साल 5 साल की डिग्री करना है तो वो महाराष्ट्र नहीं छोड़े। तो फिर मैंने उसको बोला, समझाया, तो वो अभी तक है शायद, वो होम सिकनेस उसको ज्यादा है, तो वो ऐसा चाहता है कि कहीं से भी वो 12 घंटे में घर पे पहुंचे। तो ये सब वर्क नहीं करता है, ये सब रिस्ट्रिक्टेड है। मेरी भी फ्रेंड एक केमिस्ट्री में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी बहुत अच्छी, मतलब मेरे से तो टॉप ग्रेड की, पूरे जिले की टॉपर और सब कुछ था, लेकिन मैडम ने बनारस नहीं छोड़ा। ठीक, आज इतनी टैलेंटेड लड़की ना रिसर्च में पहुंची ना कुछ, सिर्फ गेट नेट सब देने का कोशिश किया उसने 7 से 8 साल और कुछ नहीं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए वो टॉपर निकली और वहां से उनको मिल गया गवर्नमेंट प्राइवेट वही प्राइमरी वाली जॉब, क्लास 1 to 5 वाली जॉब, और वो पिछले 10 साल से वही कर। लेकिन अंदर है तो तेज ना,
तो जब भी बात होती है मेरी और उसकी लड़ाई में ही कन्वर्ट होती दोस्त वाली। तू मत कर भाई, तू बनारस में तो वही कर जा, स्वेटर भी बिनना स्टार्ट कर दे। उसने अभी तक शादी वगैरह नहीं, तो मैंने उसको बोला तू स्वेटर वेटर भी बिनना सीख। तो वो थोड़ी अलग टाइप की है, वो कार्टून देखना, साइंस फिक्शन देखना, कोरियन सॉन्ग सुनना, पता नहीं उसका क्या है। देख, मेरा और उसका उन सब चीजों में वो मेरे को भेजते है कि सुनते हो देखते हो। मैं कहा भाई को इंडियन सॉन्ग भी तो भेज, ये मेरे को नहीं समझ में आता। और इतना में दिमाग, हाँ बीटीएस वगैरह। तो मैं कहती भाई तू मेरे को मार। तो जो उस तरीके की सोच रखेगी, वो प्राइमरी स्कूल में गांव गांव उसकी पोस्टिंग हो रही है और वहां वो पढ़ा रही है, तो उसकी लाइफ ऐसी हो गई। लेकिन वो करे क्या भाई? घर का एक सेटअप है कि गवर्नमेंट जॉब कर रही है बेटी, बेटी का एक माइंडसेट है कि मेरी सिक्योर जॉब है, तो वो उसको एक रिस्ट्रिक्शन लग गया। अब वो ग्रो कर ही नहीं सकती। मैं उसको बोल दिया, अब वो पीसीएस वगैरह की तैयारी। मैंने कहा 2 साल से ज्यादा अगर तूने इसमें टाइम लगाया तो तू सब छोड़ देना और तो प्राइमरी प्रिंसिपल बन के खत्म हो जाना घर से। ठीक? तो दिस इज द जर्नी जो आपके डेवलपमेंट से डिसाइड किया। अगर वही उसने मेरे साथ मूव कर दिया होता और केमिस्ट्री की जगह वो बायोटेक में आगे बढ़ी होती, उसको भी पसंद था बायोटेक, और चलो केमिस्ट्री में मास्टर की केमिस्ट्री पसंद था, लेकिन पीएचडी वगैरह जब बाहर मिल रहा है तो उसको ज्वाइन करने तो जाना पड़ेगा ना। तो उससे आपका डेवलपमेंट होता है। वही चीजें क्या है कि एम्ब्रियो अगर डेवलप नहीं हुआ और वो ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली अच्छा प्लांट नहीं प्रोड्यूस होगा। और जब प्लांट नहीं प्रोड्यूस होगा तो प्लांट की नेक्स्ट जनरेशन, देखो सारी लिविंग ऑर्गेनिज क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोजेनी मेंटेन कर। वो आप फ्रूट खा रहे हो, वो आपके लिए फ्रूट नहीं बनाना चाहता है, प्लांट नहीं बना रहे। ठीक? आपने ढूंढ लिया कि आप उससे सब्जी खा रहे हो, आपने ढूंढ लिया कि आप उससे अनाज ले, वो तो अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है, वो अपनी नई प्रोजेनी बना रहा है ताकि अर्थ पे उसके जैसे मेंटेन रहे। समझ में आ रही बात? दैट इज इकोसिस्टम, इंटरेक्शन चलता रहे उसका। तो अगर एम्ब्रियो ग्रो नहीं करेगा सही से तो एम्ब्रियो से प्लांट अच्छा नहीं आएगा, तो अगली पीढ़ी उसकी अच्छी नहीं आएगी। दैट्स वाई वो डॉर्मेंसी में चला जा रहा है। ये भी रीजन आप ध्यान रखो। रीजन विच कॉजेज सीड डॉर्मेंसी, दिस डॉर्मेंसी। अब ये किस किस कंडीशन की बात हुई? जब बाहर फेवरेबल कंडीशन है लेकिन प्लांट का इंटरनली ग्रोथ फेज वगैरह अभी उसके लिए फेवरेबल नहीं है, उस केस में वो क्या कर रहा है, नेचुरली सीड डॉर्मेंसी में चला गया। पर अगेन यहाँ पे भी एब्सिसिक एसिड वर्क कर रहा है। जरूरी नहीं है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन स्ट्रेस, स्ट्रेस तो आप देख रहे हो इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन से। ओके, समझ में आया? दिस डॉर्मेंसी हाउएवर कैन बी ओवरकम थ्रू नेचुरल मीन्स एंड वेरियस अदर मैन मेड मेजर्स। ठीक है, मैन मेड मेजर, इनको कनेक्टिविटी आप क्या बोलते हो, एंथ्रोपोजेनिक। कोई भी डिस्कवरी या जिसपे मैन ने कंट्रोल कर दिया उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। तो एंथ्रोपोजेनिक अप्रोचेस से आप इस डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहे हो या मेंटेन करा रहे हो। ओवरकम होना मतलब ब्रेक कर। फॉर एग्जाम्पल द सीड कोट बैरियर इन सम सीड, ये देखो बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। ओके, मार्क कर लेना, ये आया हुआ है। Some seeds can be broken by mechanical abrasion using knives. ठीक है, धीरे धीरे किसी, अभी एक एक सीड को लेके तो कोई नाइफ से यूज नहीं करेगा, लेकिन आप ऐसा कोई प्लांट लगा रहे हो जिसके लिए आप एक सीड से लगा रहे हो, ठीक है, आप क्रॉप नहीं लगा रहे हो। जस्ट पता नहीं नारियल के केस में होता है या नहीं, बट यहीं पे आके मैंने जाना था कि नारियल जो आप देखते हो वही उसका सीड है एक तरीके से, है ना, उसके अंदर एम्ब्रियो है। तो उस केस में क्या, उसकी तो बहुत हार्ड कवरिंग है। तो आई थिंक मेरा ये एजम्पशन कह रहा है कि देयर इज समथिंग लाइक ग्रेजिंग होना चाहिए ताकि उसकी हार्ड कवरिंग से एब्जॉर्प्शन वगैरह वाटर मिनरल्स का स्टार्ट हो जाए और वो ग्रो करे। ऑल्दो वो एंडोस्पर्मिक सीड है तो उसका एंडोस्पर्म भी खूब ग्रो कराएगा उसको। ठीक है, तो वट एवर, अगर आप जैसे सिंपल कोई आप और ऐसे सोचो, मैंगो का भी इनफैक्ट अगर आप लगा रहे हो तो आप उसकी जो एंडोकार्प है, जो हार्ड कवरिंग है, उसके अंदर सीड होता है। आप जो गुठली फेंक रहे हो दैट इज नॉट सीड, ये मैंगो के केस में आप गलती हो, वो सीड नहीं है, वो एंडोकार्प है। एंडोकार्प आप तोड़ते हो तो उसके अंदर सीड आता है। तो एंडोकार्प को आप क्या करोगे, थोड़ा सा ग्राइंडिंग कर दोगे, ठीक है, उसको खुरदरा करोगे, उससे तोड़ोगे, उसके सीड कोट में ब्रेकिंग आ जाए, हालांकि उस केस में भी सीड कोट अंदर है। ठीक है, तो एब्रेशन मतलब उसको
मैकेनिकली को यूज करके आपने तोड़ दिया, उसकी कवरिंग को कहीं से आपने तोड़ दिया। यूजिंग नाइफ एंड सैंड पेपर, बालू पेपर आपने देखा जिससे घिसते विसते घर में पेंटिंग वेंटिंग होने होते हैं तो उसके पहले उसको रगड़ते हैं, स्मूथ करते हैं। तो सैंड पेपर या नाइफ से आपने क्या किया, उसको प्रॉपर उसका सीड कोड रिमूव कर दिया। ओके। और विग्रस शेकिंग, विग्रस शेकिंग जैसे आपने वो देखा गिट्टी बालू किसी में मिलाते हैं तो एक ऐसे रोटेटर जैसा चलता है, ठीक। उसमें कैसा है, मिक्सिंग हो रही है और वो बार बार उसके जब सरफेस पे टकरा रहा है तो वहां तक क्योंकि वो एबायोटिक चीजें हैं गिट्टी बालू, तो वो क्या कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। अगर आपने उसके अंदर लिविंग सीड डाल दिया, या चलो तुम ग्राइंडर देख रहे हो तो ग्राइंडर आप 30 सेकंड के लिए भी चलाते हो, सब पाउडर बन जाता है, ठीक। अगर आपको कंट्रोल हो कि ग्राइंडर की स्पीड आप और स्लो कर सकते हो तो आप धीरे 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 देखो, या एकदम 1-2 सेकंड में आप पीनट भून के डालो और ब्रेक कर दो, तो व्हाट यू विल फाइंड कि पीनट के छिलके अलग हैं और टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। अब आप अगर उसको निकाल के, क्योंकि पीनट में ऑयल होता है, फैट होता है, तो वो आपको स्टिक किया हुआ दिखेगा ग्राइंडर से। और जब आप उसको ब्लो करोगे तो छिलके जो है उसके उड़ जाएंगे, या भुने हुए भी पीनट को आप ऐसे रब करोगे तो छिलके अलग हो जाते, लेकिन वो नॉन लिविंग हो चुका है उसका, अब वहां पे ग्रोथ नहीं हो पाए। ये क्या बात हो रहा है कि हाँ वो उसको एक्टिविटी, आप उसकी डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए आप उसके सीड कोड को डिस्टर्ब कर रहे हो, जो उसका प्रोटेक्टिव लेयर है। तो विग्रस शेकिंग से भी हो सकता है। और नेचर में ये कैसे हो रहा है, देखो, दिस एपरेशन वाज कॉज्ड बाय माइक्रोबियल एक्शन, माइक्रोब्स कर दे उसको, एंड पासिस थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल, कैटल की बात हुई, ठीक है। किसी कैटल ने कुछ खाया, उसका सीड भी उसके अंदर गया, वो हमारी तरफ आया नहीं कि वाटरमेलन खा रहे तो सीड फेंकते जाएगा, मैंगो खाया तो निकाल दिया गुठली, ठीक है। एनिमल है तो एनिमल कैसे पूरा का पूरा इन्वॉल्व कर दिया, और एनिमल का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो हम लोगों से स्ट्रांग है, वो हमसे बड़ी भी है और मल्टी चैम्बर्ड, पढ़ाएंगे हम जब वहां पे बात करेंगे। तो उस केस में एक तो सेलुलोज एंजाइम है उनके पास जो हम लोगों के पास नहीं होता है, तो हम सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते, वहां पे हो जाता है। उसी सब चीजों से क्या होगा कि सीड का एक एब्रप्शन होगा, उस पे केमिकल रिएक्शंस, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे एलिमेंट्री कैनाल में, और वो सीड जब उसके फीसेस एक्सक्रीटा के थ्रू रिलीज होगा, सॉइल में आ जाएगा, तो वो फेवरेबल कंडीशन के लिए उसका प्रोटेक्टिव लेयर हट चुका हो। समझ में आई बात? तो ये नेचुरल प्रोसेस हो गया। ये क्या है, ह्यूमन मेड प्रोसेस है। क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रखना है आपको। इफेक्ट ऑफ टू डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंस कैन बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग द सीड्स टू चिलिंग कंडीशन। एब्सिसिक एसिड वर्क कर रहा है तो उसको भी कोई टेम्परेचर चाहिए था, उसमें वो वर्क करता, ओके। वो टेम्परेचर का हमने अनफेवरेबल कर दिया, उसका टेम्परेचर हटा दिया, कूल कंडीशन में रख दिया। जैसे देखो डिकम्पोजिशन में भी आपकी बहुत आराम से देख, कोई चीज आप फ्रीज में क्यों स्टोर करें, ताकि वो अच्छा रहे, उस पर बाहर क्या होगा, माइक्रोब्स वर्क कर जाएंगे। आपका तो भैया क्लाइमेट बड़ा अच्छा है, यहाँ तो ऐसे ही फंगल ग्रोथ होता रहता है। तो यहाँ पे जब मैं आई थी नई नई तो मेरे पास सबसे बड़ी समस्या थी दूध बचा, तब कृषु भी था साथ में, भाई हर दिन दूध फटता था, मैं 2-2 बार गर्म किया फिर भी यहाँ से गए तब तक दूध फट गया, ये फाड़ दो, जब गैस पे रखते ही उसमें बम्बारमेंट स्टार्ट हो जाता था। देखिए ये तो मेरे साइड में फिनोमिना दिखता था, तो फिर अब इतना पढ़े लिखे हैं, समझ में आया ह्यूमिडिटी इसके पीछे रीजन। तो कितना आप दूध खरीदना, दिन में 2 बार चलता है, सुबह खरीदो उसी टाइम खत्म करो, शाम को खरीदो उसी टाइम खत्म करो, रात में अगर बच गया तो फिर वो बचना नहीं है सुबह। ठीक, तो कृषि डांट खा खा के, क्योंकि मैं दूध दूध पीती नहीं, वेदर या तो उसका कॉफी और चाय बनेगा या तो कृषि को पीना पड़ता था, तो रोज रात को वो डांट खाता था, अगर दूध है तो वो पिए बिना से, क्योंकि वो सुबह तक बचना ही नहीं है। फिर एक टाइम में मैंने थोड़ा सा किया था, एक बड़े वो जिसमें आटा सानते हैं उसमें पानी भर के रखा, टेम्परेचर लो रहेगा, फिर दूध रखा, लेकिन उससे भी नहीं बचता था यार। तो यहाँ का वेदर क्या है, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रमोट करता है। फिर फ्रीज ले गया, मैं भैया ने ऑर्डर किया फ्रीज का, तो अब मैं क्यों नहीं ले रही थी, क्योंकि मेरा कोई इधर रहना तो है नहीं, फ्रीज कहाँ जाएगा। और जब फिर वो चलता भी रहता है दिमाग में, क्या क्या सामान आ गया, अब ये सब क्या होगा। तो दैट इज द कंडीशन, चिलिंग कंडीशन जब दिया तो वहां पे उसका
जो मेटाबॉलिज्म चल रहा था, जो एंजाइम डिपेंडेंट रिएक्शन हो रहे थे, उस एंजाइम के लिए टेम्परेचर अब अनफेवरेबल हो गया, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो जो डॉर्मेंसी के लिए उसको कंडीशन चाहिए था वो भी रिवर्स हो गया। तो डॉर्मेंसी के केस में ये ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी में वर्क करेगा। डिकम्पोजिशन में आपने क्या देखा, फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ को वो प्रिवेंट कर रहा है, फ्रीज के अंदर वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है। और बाय एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स जो एंटी डॉर्मेंसी वाले, एंटागोनिस्टिक, सबसे पहले नंबर पे जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, तो आपने जिब्रेलिक एसिड से ट्रीटमेंट दिया या नाइट्रेट से ट्रीटमेंट दिया, उस केस में वो क्या हो जाएगा, डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी। ओके, changing the environmental conditions such as light and temperature are other method to overcome seed dormancy. अब ये यहाँ पे जितने ज्यादा सीड डॉर्मेंसी से ओवरकम के मेथड लिखे बेटा, उसको आप बुलेट फॉर्म में पैराग्राफ से निकाल लो। दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर एंड प्लांट फिजियोलॉजी। पहली बार मुझे खुशी